हैं पाल न्यूज, जन जन की आवाज। ये है पाल न्यूज, जन जन की आवाज। स्वागत है पाल न्यूज में। और राजनीतिक उठापटक में आज चुनावी महासभा को लेकर के हम लोग नए उम्मीदवारों के जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं उसको कर रहे हैं। हम पहुंच गए अमेठी के सियासी गलियारे में, जहां पर जो राजनीतिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा युद्ध है और जहां पर बहुत सारे राजनीतिक नेता निकले हैं। जो सेंट्रल पे कैबिनेट मंत्री दिया है, जो प्रधानमंत्री दिया है, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री दिया है, उस सियासी क्षेत्र में हम उपस्थित हैं और ऐसे शख्स के पास उपस्थित हैं जिसे किसी भी प्रकार का कोई भी ये मान के चलिए कोई पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय शिव प्रताप यादव जी, जो भावी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार हैं, हो सकते हैं पार्टी की तरफ से, सपा की ओर से। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं। तो सर, स्वागत है आपके चैनल में। जी भैया, हम अमेठी से शिव प्रताप यादव, 186 विधानसभा अमेठी। आज की इस स्थितियों में जिस तरह से बीजेपी द्वारा बड़ा घोर अन्याय जातियों के ऊपर या यादवों ब्राह्मणों के ऊपर किया जा रहा है, या कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, सारे अधिकारी इतना मनमाने हो गए हैं कि कोई भी पत्रावलियाँ पड़ी हुई हैं, बिना पैसा लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। थाने की वो स्थिति हो गई है कि चाहे पीड़ित पक्ष जाए, चाहे जिस तरह का पक्ष, दोनों पक्ष से पैसा ले रहे हैं और दोनों की तरफ से पैसा ले करके मुकदमा लिख करके उनको परेशान किया जा रहा है। आज जो अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, इससे बड़ी स्थितियाँ ये खराब हो गई हैं कि कहीं पर भी प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का नामो निशान नहीं रह गया है। जो भी है वो एकदम लूटपाट, पूरा जिले से लेकर के छोटे तहसील तक के स्तर के कर्मचारियों द्वारा लूट मचाई गई है। क्योंकि इसमें कहीं से भी यह नहीं रह गया है कि कोई भी किसी का, बीजेपी के भी यदि सांसद हैं, विधायक हैं, तो उनकी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। यदि किसी ने द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा कंप्लेन यदि बीजेपी के लोग भी करते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मेरी ऊपर नहीं सुनी जा रही है। तो जहाँ तक इस तरह से अराजकता फैली हुई है कि एकदम लूट मच गया है, वहाँ पे निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार जाने वाली है और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आप सपा मुखिया के बहुत करीबी माने जाते हैं और राजनीतियों में काफ़ी दिलचस्प मूवमेंट भी आपका रहा है। काफ़ी पार्टी के पास भी आप रह चुके हैं और अभी फिर सपा में हैं। तो क्या कहना चाहेंगे टिकट के लिए? टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़दीकी हैं और ये हम सब लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतनी बड़ी वो हैसियत हैं, इतने बड़े नेता हैं, हम सब लोगों को सम्मान मिलता है। रही बात ये कि हम इसके पहले माननीय आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर, क्योंकि मुझको गायत्री उस समय ले गए और नेताजी से मुझको मिलवाया और उस समय नेताजी ने कहा कि इसको जितवा दो। अच्छा। हमने पूरा उस समय गायत्री को अमेठी में कोई कार्यालय खोलने की जगह देने को नहीं तैयार था। मैंने कार्यालय उनका खुलवाया अपने प्लांट पे, कार्यालय खुलवा करके मैंने उनकी मदद किया नेताजी के कहने पर। नेताजी ने कहा था कि इसको जितवा दोगे तो जो चाहोगे तुमको करेंगे। अच्छा। हम सब लोगों ने कभी उस तरह की कोई अपेक्षा भी नहीं रखी और आज इस बात को कोई गायत्री से भी जानना चाहे, इस अमेठी के किसी का कहूँ प्यारो क्या कहूँ, मैं तो दलाल कहूँगा उसको। अच्छा। क्योंकि वो शुरू से पेशेवर, शुरू से ही बचपन से ही दलाली का ही कार्य उसका सिस्टम रहा है। राजा के यहाँ रहा तब भी दलाली का काम करता था। अच्छा। और वहाँ रहा तो उनके साथ तो किया। और स्थिति ये रही कि पूरी अमेठी का यादव ब्राह्मण, ये दोनों जातियाँ करीब करीब इतना प्रताड़ित हुई मंत्री के रहने से। यादव तो सबसे ज्यादा हुआ, जो कि कहने को उस समय सपा की सरकार रही और ये हुआ कि यादव की सरकार है, लेकिन इतना बेइज्जत किया गया, इतना गायत्री ने बेइज्जत किया कि यादवों को सरेआम मंच पे गाली दे देता था। खाली मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो हमको नहीं कुछ कह पाता था और यही एक रीजन रहा कि अंततः उसका साथ छोड़ करके मुझको बगल होना पड़ा। चलिए ठीक है, अभी आपने नाम लिया आशीष शुक्ला जी का और डॉक्टर संजय सिंह का, तो जो ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो ऐसा लग रहा है
तो सारे लोग क्षेत्र में होंगे या चुनाव में मैदान में होंगे, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो राजनीतिक अपनी लड़ाई है, संबंध अलग होते हैं। अच्छा। सामाजिक स्तर के संबंध अलग होते हैं, लेकिन राजनीतिक हमारे संजय सिंह से जैसे संबंध थे, या आशीष शुक्ला से संबंध थे, रश्मि जी से मेरे संबंध है, पंडित यमुना मिश्रा जी आज खत्म हो गए, उनसे संबंध थे। और आज भी मैं बताऊं कि सारे समाज में, सभी जातियों के समाज में मैं निमंत्रण करता हूं, सुख दुख में जाता हूं, और आज भी सारे समाज के लोग मुझे सम्मान देते हैं। और राजनीति के प्रकरण पे भी मैंने देखा है कि सभी का ये एक भावना रही। मैं पूरे विधानसभा में अपना भ्रमण कर डाला, और सभी हमारे जो सम्रांत ब्राह्मण हैं, सम्रांत क्षत्रिय हैं, सम्रांत पाल हैं, सम्रांत जितने हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, जितने भी हैं, यादव हैं, मैं सब अपने सम्रांतों से संपर्क किया और उससे इस चीज़ की अपेक्षा की और जानना चाहा। तो सभी लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से अमेठी से आपको सफलता मिलेगी। अगर टिकट मिलता है तो मेरा एक सवाल है कि किस मुद्दे पर, जो सपा ने तो बहुत सारे काम किए थे जो ग्राउंड स्तर पे था, चाहे वो बच्चों के डेवलपमेंट में हो, चाहे वो लैपटॉप से लेकर के मेडिकल में एम्बुलेंस और सारी दवाइयों का, और प्रशासन में बात किया जाए तो जो है 100 नंबर भी व्यवस्था उन्होंने की थी, फ्री फास्ट डायलिंग की व्यवस्था की थी, फायर ब्रिगेड में काफ़ी डेवलपमेंट किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया। तो क्या आप जब चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? वही लोगों होगा, जय समाजवाद, जय यादववाद, क्या रहेगा? नहीं, जैसे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पिछले 5 वर्ष के मुख्यमंत्री काल में जितना कार्य किया है, हम इस नाते नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी से हूँ या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़दीक हूँ, मैं इस आशा से कह रहा हूँ कि आज तक बीजेपी का आप मूल्यांकन कर लीजिए, या इसके पहले और कई सरकारें रही आप कर लीजिए, कभी किसी ने ऐसा विकास नहीं किया, क्योंकि वहाँ तक किसी की सोच नहीं रही। आज जो 100 डायल रहा आपका, अब तो मैं क्या कहूँ, जो चलिए बताइए, नाम बदलने वाला जो व्यवस्था कर दी गई, ये कितना सही है? देखें, कभी किसी को का नाम चेंज करके कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप ही हमको, कैसे मैं आपसे प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे 100 डायल था, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को इसको 112 करने से क्या बेनिफिट मिला? हम सब लोग नहीं, ये आम जनता भी कहती है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने इसको नाम को 112 कर दिया, तो इसको बदलने से क्या फायदा हुआ? भाई इसमें कोई सुधार नहीं। ऑलरेडी आज भी स्थितियां ये बनी हुई हैं कि अब वो 100 डायल पिछले मुख्यमंत्री काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिस सिस्टम में काम कर रही थी, जितना तेजी से एक्टिव थे, तुरंत पहुंचते थे, आज वो नहीं दिख रहा है, या तो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। कर्मचारियों को हटा भी दिए हैं, काफी कर्मचारी हट गए हैं, उसमें व्यवस्था नहीं रह गई है, किसी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। यदि आप बात करो तो होता है कि उनको भी तेल की व्यवस्था की पर्ची नहीं मिली, या जिस ट्रस्ट को उन्होंने जिस संस्था को दिया है वो या एक्टिव काम नहीं कर रही है। तो इसे नाम बदलने से कोई नहीं, उसमें और थोड़ी व्यवस्थाएं हो गई होती और सुविधा हो जाती, जैसे उसके ड्राइवर ही थे, या इसको गवर्नमेंट अपने सर्किल में ले लेती, गवर्नमेंट डॉक्टरों को सरकारी कर देती। जैसे आज मान लीजिए 4000 पा रहे हैं, 15,000 20,000 पाना शुरू हो जाते तो टाइमली टू टाइमली राइट काम करते, तो इससे और सुधार होता। सुधार न करके नाम चेंज करने से कोई सुधार थोड़ा है। शिक्षा जगत से आप जुड़े हैं और बहुत ऊंचे स्तर पर भी काम किए हैं, तो क्या मुद्दा होगा अगर आप चुनाव लड़ते हैं शिक्षार्थियों के लिए या शिक्षकों के लिए या आगामी शिक्षकों के लिए जो बनना चाहते हैं? देखें, हमने जो अनुभव किया है, जो अपने 21 साल के शिक्षा कार्यकाल को मैंने देखा है, इस 5 साल में 4 साढ़े 4 साल में जितना शिक्षा का स्तर गिर गया है और बेकार हो गया है। क्योंकि मैं एक विशेष करके अधिकारी का नाम न लेते हुए बताऊंगा कि वो अधिकारी तो बहुत एक्टिव थे, उन्होंने शिक्षा जगत के सिस्टम को बहुत ही जमीन पे उतारने की कोशिश की, लेकिन ये अमेरिका, रूस, जापान नहीं है। आप यहाँ की जब उसकी मूलभूत सुविधाओं को समझ करके बच्चे के शिक्षा नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से वो लैपटॉप उस पे, मोबाइल पे, या उस पे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा। जो व्यवस्था बनाई सरकार ने कि हम इस पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे देंगे, घर बैठे शिक्षा दे देंगे, आप हमें बताइए कि एक मोबाइल घर में यदि फ़ोन है तो किसी के, आप मान के चलिए कि 70% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, खाली नॉर्मल फ़ोन है, उससे कैसे करेगा? जिसके घर में बच्चों के पास स्मार्टफोन है वो बेचारा मजदूरी करने चला गया, बच्चे को यदि स्मार्टफोन दे दिया तो बच्चे में वो अभी
अनभिज्ञता है। वो बच्चा तुरंत उसमें गेम खेलना शुरू कर देगा, दूसरी चीज करना शुरू कर देगा, वो उसको नहीं सीखता है। इसके लिए जो हमारा विद्यालय था, जो रुचिपूर्ण शिक्षा से लेते हुए चला था कि अध्यापक, वहाँ का शिक्षक जिस व्यवस्था में बच्चा पढ़ाना चाहता है, जिस व्यवस्था में विद्यालय में सीखना चाहता है और एक वहाँ वातावरण दिया जाता है, उस वातावरण के तहत शिक्षा ग्रहण कराना हम आपसे बतावें कि बहुत ही उचित था और वही उचित होगा। और आपको मैं बता दूं कि यदि उसमें बड़ा चेंज किया गया, लेकिन आज आप बताइए पहले कितना आपको प्राइमरी जूनियर से ही पढ़ करके बच्चे कितने IAS हो गए, कितने IPS हो गए, कितने हो गए, कितने बड़े बड़े पदों चले गए। क्या वहाँ डेवलप नहीं था? आज जो ये मैनेजमेंट के विद्यालय चल रहे हैं और सारे विद्यालय चल रहे हैं, आप इस चीज़ को गंभीरता से देखते होंगे, है उसकी भी आवश्यकता, क्योंकि हम अपने पूरे सिस्टम में शिक्षकों से द्वारा उनको शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं सरकार अपनी व्यवस्था को उलट पलट इधर उधर किया करती है। इस व्यवस्था में पहले पुराने टीचर थे, यदि वो किसी बच्चे को एक डंडा मारते भी थे तो बच्चे में एक भय रहता था कि उसको करके काम को सीख के जाना है। आज यदि वो भय नहीं है बच्चे में, तो वो उसको कन्वर्ट किया गया है। यदि हुआ है कि बच्चे में रुचि की क्या है, दंड अधिनियम इन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, दंड अधिनियम नहीं था, वो एक टीचर और बच्चे के बीच में एक सामंजस्य करने का, जैसे माँ बाप बड़ा प्यार देते हैं, अनुशासन, जैसे माँ बाप बड़ा प्यार देते हैं, अपने बच्चों को चट्टा नहीं मारते, लेकिन यदि वो गुरु जी से भी नहीं भय खाएगा तो काम कोई नहीं करेगा। और ये प्राइमरी एजुकेशन में पहले बच्चों को लाइन पे लाने के लिए एक थोड़ा सा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर करके बच्चे को लाइन पे लाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यदि बच्चों को फ्री छोड़ दिया गया, क्योंकि अभी हमारा इतना एस्टेब्लिश नहीं, मैंने देखा इस कोरोना काल में जैसे आपका रूस हुआ, चाइना हुआ या आपका अमेरिका हुआ, उनकी जो एक लाइब्रेरी टाइप की है, बच्चा एक कैबिन टाइप में है, सारी सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, सारी व्यवस्था है, स्क्रीन है, उसमें शिक्षा वो चाहे 2 ही घंटा पढ़ रहा है तो सारी शिक्षा को उसको सारी व्यवस्था मिल गई। हमारे पूरे IIT के बच्चों को इस तरह की सुविधा नहीं मिल रहा है, तो प्राइमरी और जूनियर बच्चे लास्ट में समझते हैं कि क्या मोटो रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा चुनाव लड़ने, क्या कमियां रह गई अमेठी में जो आप पूरा करेंगे अपने जब आप जीत जाएंगे तब, या चुनाव जब आपको टिकट मिलता है जैसे भी व्यवस्था? यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें उस लायक महसूस किया और हमको यहाँ से टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ा, तो मैं इस अपने अमेठी के सभी जात के सभी भाइयों मित्रों को आज ही मैं उनको ये धन्यवाद दूंगा कि आज वो एक जो सामंजस्य, जो सामाजिक भाईचारा और को कायम रखेंगे, और उसके साथ साथ विकास के मामले में जो आज तक अमेठी के विकास में, चाहे वो सड़क के मामले हों, चाहे किसी के विकास के और कार्य हों, या हमारे यहाँ जो बच्चे चाहे जिस जाति के हों, यदि अच्छे स्कॉलर बच्चे हैं तो उनका प्रोत्साहन हो एजुकेशन में, और ये विशेष करके रहे कि कोई भी पीड़ित हो उसकी मदद होनी चाहिए, चाहे उस जाति बिरादरी किसी से हो, और पीड़ित यदि थाने जाता है तो पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये विशेष मेरी प्राथमिकता होगी, और ये विशेष करके ध्यान रहेगा कि जो इधर उधर से लोग थोड़ा सा इस प्रेशर में आकर के कहीं गलत होता है या सामाजिक तौर पर आपस में झगड़ा लड़ाने की कोशिश करते हैं, इसको प्रयास किया जाएगा कि सभी भाईचारे के रूप में रहें और मिल करके रहें और अमेठी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया विकास कराया जाए। तो चलिए, क्या फार्मूला रहेगा? लास्ट सवाल आपसे, क्या Y+T पे चलेंगे? YT मतलब यादव प्लस लोग ठाकुर या ब्राह्मण का इस्तेमाल हम समझते हैं कि अमेठी में बहुत ज़्यादा है, लोग उसी फार्मूले पे चल करके जीतना चाहते हैं चुनाव, तो आपका क्या फार्मूला रहेगा या सर्वजातीय रहेगा, कैसा क्या है? नहीं, ऐसा है, आपको बताऊं, ये अमेठी में अभी तक एक ग्लैमरिंग की गई, सही चीज ना तो किसी ने आकलन कराया, ना किसी ने इसको जानकारी कराई। जैसे महाराज डॉक्टर संजय सिंह द्वारा भी इसकी एक जातीय काउंटिंग कराई गई मतदाताओं की, और कई इसके पहले भी गायत्री द्वारा कराया गया जब मैं साथ था, और मैंने अभी जुलाई में कंप्लीट करवाया है। अच्छा, जो मतदाता हैं, संख्याएं क्या है बता दीजिए। आज स्थितियाँ ये हैं कि 90,000 कुछ मतदाता यादव हैं यहाँ पे। अच्छा, जो कि सबसे ज़्यादा मतदाता यहाँ पे हैं। आपको मैं बताऊं, आप कभी कभी और लोग कहते हैं कितने मतदाता नहीं हैं, मैं तो अपना सर्वे कराया और उस सर्वे के तहत मैंने देखा
और उसको मैंने पूरा क्लियर कराया कि स्थितियाँ ये हैं कि जो हमारे पार्टी के कुछ लोग या किसी भी पार्टी के लोग अपना टिकट बचाने के लिए कि सही संदेश किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ना जाने पावे, जिससे कि नहीं तो जातीय समीकरण पे टिकट दिया जाएगा तो एक जिनकी संख्या ज़्यादा उनको टिकट दे देंगे। इस चीज़ को छिपाने के लिए गलत आंकड़े बार बार सब लोगों द्वारा पेश किया गया। जैसे गायत्री ही चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जब मैं साथ था तो जब सर्वे उन्होंने कहा, मैंने पूरा सर्वे लिखवाया, उन्होंने काफ़ी यादों के पूर्वा ही एकदम छोड़ दिए थे। अच्छा। मैंने उसकी रैंडम चेकिंग फिर से करवाया। अच्छा। उस समय उनके चेकिंग में अमेठी में 73,000 कुछ यादव, ये 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। उस समय थे और लगभग 45-46 हजार हमारे ब्राह्मण मतदाता थे। अच्छा। इसी तरह से कोरी हमारे 41-42 थे। कोरी आपकी तरफ रहेंगे तो बसपा को छोड़ के कहीं नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे एसी में ही पासी, जी। पासी लगभग 40-41 हजार के लमसमी भी हैं। कश्यप हमारे यहाँ 16-17 हजार हैं। हमारे यहाँ मौर्य करीब 12-13 हजार हैं। प्रजापति भी हमारे यहाँ अब तो बहुत 9-10 हजार हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजापति को टिकट दिया गया, कोई उनकी संख्या नहीं थी। लेकिन ये था कि आदरणीय नेताजी का वो था कि इसको जिता दो, एक बार गरीब है। हम सब लोगों ने मदद किया और नेताजी की बात को मान करके किया, और जिस तरह उसने हम सब लोगों को नुकसान किया उसको तो मैं सब लोग क्या बताऊं, इसीलिए छोड़ना पड़ा। तो ये नहीं है, ये अमेठी में जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन अब बड़ी जागरूकता हुई है। यदि जो बाहुल्य जातियाँ हैं, ये उनके काट कर देखिए, आपको मैं बताऊं, जैसे उस समय गणना नहीं हुई थी, लेकिन जब हरिचरण यादव यहाँ से 3 बार विधायक हुए, 3 बार उनको टिकट मिला, तब यादव इतना एक्टिव नहीं था, यादव इतना जागरूक नहीं था, इतनी उसकी सिस्टम में पकड़ नहीं थी, इतना धनवान नहीं था। उस समय यदि 3 बार यदि हरिचरण यादव विधायक हो सकते हैं, तो आज की डेट में यदि 90-91 हजार यादव मतदाता है, और ऐसे कैंडिडेट को जो सब समाज से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे यहाँ क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कश्यप हो, पाल हो, मौर्य हो, एससी में यदि उससे अच्छे संबंध सबसे हैं, और सभी जातियों के लोग, ऐसा नहीं है कि यदि वो यादव टिकट पा जाएगा तो कोई ब्राह्मण नहीं देगा, कोई ठाकुर नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो अपने व्यवहार पे काउंट करता है कि आप कितना उनके वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करा सकते हैं। और हम सब लोग तो विश्वास करते हैं कि कभी कभी इस तरह की बातें भी आती हैं कि हमारे पिताजी थे तो बिरादरी और समाज का न्योता करते थे, मैं ठाकुर और ब्राह्मण के समाज का न्योता करता था, तो लोग कभी कभी कहते थे कि आप हमारे यहाँ नहीं आते, उसी में आप करते हैं। तो आज मेरा एक स्नेह जो है, हमारे इतने मित्र ठाकुर संवर्ग में हैं, ब्राह्मण में हैं, कि आज जब अभी मैं निकलता हूँ प्रचार के लिए, जाता हूँ कन्वेंशन के लिए, तो 7-7, 8-8 गाड़ियाँ हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग, क्षत्रिय वर्ग के लोग अपनी गाड़ी बिना तेल पानी के मेरे साथ लेकर के जाते हैं। तो मैं कैसे कह दूँ कि नहीं मदद करेंगे। और सारे, मैं एकदम विश्वास आपको दिलाऊँ कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और टिकट दिया, तो इस अमेठी की एक दूसरी तस्वीर होगी, और सभी जातियाँ एक काउंटर पर बैठ करके एक जगह ऐसे ही नाश्ता भोजन कार्यक्रम करेंगे कि लोग ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि अमेठी में कहीं जातिवाद भी। जनता को तो डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर मैं और बात करूं, अगर एक जो 50% लोगों के दिमाग में चल रहा है, अगर सपा जो एक प्रभावी रूप से चुनाव में अच्छे तरीके से लड़ेगी, मुखिया का जैसा जो सपा मुखिया जो प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, तो बीजेपी के सामने जो इसका बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया से लेकर के हर प्रकार का जो स्टैचू उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया है, उसमें किस प्रकार से आप सेंध लगाएंगे? जैसे एक तो दिमाग में बसा हुआ है कि मंदिर बनाम आप क्या रखेंगे, मंदिर बनाम आप क्या, अगर दिमाग में लोग अगर हिंदू हैं या अन्य जातियां हैं जहाँ पर लोग सपोर्ट में हैं कि हाँ मंदिर बन गया, राम मंदिर बहुत जरूरी था, हब बन रहा है अयोध्या, कैसे आप किस बल के प्रति मंदिर को किस अपना क्या रणनीति आप लगाएंगे, वो बता दीजिए। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि हर व्यक्ति चाहे वो जिस जाति का हो, वो खाना चाहता है, अपने बच्चों की शिक्षा चाहता है, ये व्यवस्था चाहता है कि जिसको और कहीं से अर्निंग नहीं है, कि गवर्नमेंट से मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए, अच्छा। मिल जाए, वजीफा मिल जाए, मेरे बच्चे पढ़ लें। तो आज की जो स्थितियाँ हैं, आज की ये जो वर्तमान सरकार है, इसको किसी जाति को ही इसने खुश नहीं रख पाया है। अच्छा। ना आप एक चीज़ बताएं कि खाली मंदिर में पूजा करने से सब व्यक्ति के पेट भर जाएंगे।
भगवान में हम भी आस्था रखते हैं। अच्छा। राम हमारे भी हैं, जी। कृष्ण हमारे हैं, हम जी। सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत भी रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, आप व्रत रहिए, पूजा पाठ करिए, क्या आपके बच्चे की शिक्षा हो जाएगी और आपका हो जाएगा? आज ये जो बीजेपी सोच अपनी बनाई हुई है कि मैं मंदिर के नाम पे वोट ले लूँगा, या मैं उस तरह किसी और बहाने को ले लूँगा, या इस सेना में उधर कुछ लोगों को दिखा करके कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर किया, आक्रमण किया, ये दिखा करके ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जनता चाहती है, ऐसे व्यक्ति को चाहती है कि जो मेरे दुख दर्द में शामिल हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये मवेशी है, तो आज इस तरह से हमारा पशु जिस तरह सबकी फसल नष्ट कर रहे हैं, इसमें कोई गरीब अमीर को नहीं देख रहे हैं। आज जब किसी के घर में आप बताइए अरहर 200 इतना 100 रुपये में हो गई दाल उसकी, सरसों का तेल 200 रुपये में हो गया। आज इस महंगाई को चरम पे गया, जो कि 60-70 रुपये से तेल अधिक नहीं होता था। दाल आपकी 40-45 बहुत ज़्यादा 80 जाती थी, कभी ऊपर बढ़ती ही नहीं थी। आज आप समझिए कि हम सब लोग अपनी बतावें कि 5-5 बीघे अरहर होती थी, आज 2 साल से एक भी पेड़ अरहर की नहीं हो रही। तो ये आप मान के चलिए कि यह जनता इस पार्टी से, इसके क्रियाकलाप से उब चुकी है। मंदिर मुद्दा इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए कोई भी व्यवस्था, चाहे झोले पे छाप करके, यदि 150 का झोला है तो 100 रुपये का राशन है, तो अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहें कि जितने का राशन नहीं दे रहे हो तो इससे ज़्यादा महंगा आप झोला छाप के दे रहे हो, और किस चीज़ का आप प्रचार करना चाह रहे हैं। इसी मामले में एक बार जब लैपटॉप पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे फोटो आया तो इन्होंने बहुत विरोध उठाया कि नहीं, लेकिन वो 35,000 40,000 का लैपटॉप दे रहे थे, जिससे बच्चे एजुकेशन शिक्षा में अपना IT के और बच्चे कितना तैयारी कर ले गए, गरीब स्तर के बच्चे कितनी तैयारी कर ले गए, वहाँ इन्होंने वो किया। आज नहीं कर रहे हो कि जब आप उसको 98 रुपये कुछ पैसे का राशन दे रहे हो और 150 रुपये का आप छपा अपनी फोटो झोला दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये तो प्रचार नहीं, आप इस प्रकार से और भी देश के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी 2012 में चुनाव जीती थी, उस चुनाव में जो भी सिस्टम उसके चल रहे थे, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसको पुनः वो चलाएगी या कुछ नए तरीके से आएगी? जल्दी से बता दीजिए। देखें, आपको मैं इसको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा लोकसभा में भी इस चीज़ को बताया गया कि किन किन उन्होंने प्रोजेक्टों को चलाया था, और उस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। और काफ़ी प्रोजेक्ट जो कि लखनऊ में, आज आपको लखनऊ दिख रहा है, चाहे आपका मेट्रो हो, चाहे आपका स्टेडियम हो, चाहे आपको 100 डायल हो गया, चाहे आपका आगरा एक्सप्रेस हो गया, जितना भी डेवलप आपको दिख रहा है, जो भी हुआ है, वो सपा गवर्नमेंट में हुआ है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। नहीं, वो चालू रहेगा इस बार भी। वो सब जो विकास हो गया वो तो हो ही रहा है। जिन विकास की प्रगति को भाजपा सरकार ने रोक दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको सदन में और लोकसभा में भी उन्होंने इस चीज़ को बता दिया कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने रोका है, जिससे कि ये विकास रुक रहा है। आज जैसे आलू की मंडी को इन्होंने रोक दिया है, उधर जाकर के कन्नौज में इत्र बनाने का कारोबार मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, उसको इन्होंने रोक दिया है। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे जनता का लाभ, बिजनेस और भी उद्योगों का काम होता जो रुका हुआ है। मैं यही विश्वास करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन प्रोजेक्टों को तुरंत चलवा करके इस प्रदेश का विकास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव प्रताप यादव जी का, और हम कैमरामैन में हरीश पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।